दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवी एक्सप्लेनर। आज हम देखने वाले हैं कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट एवेंजर मूवी को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक रिसर्च टीम को आर्कटिक में एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट बर्फ में जमा हुआ मिलता है। उस एयरक्राफ्ट के अंदर उन्हें कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिलती है। अब यहाँ से हमें 1942 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ रेड स्कल अपनी टीम के साथ टेसरैक्ट को ढूंढ लेता है, जो एक बहुत पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है। फिर हमें न्यूयॉर्क शहर में स्टीव रॉजर्स को दिखाया जाता है, जो आगे जाकर कैप्टन अमेरिका बनने वाला है। वो सेना में भर्ती होने के लिए कई बार अप्लाई कर चुका था, लेकिन उसके शरीर में कई बीमारियां होने के कारण उसको हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड बकी के साथ शाम को एक एग्जीबिशन में जाता है, जहां उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे वो बस सेना में भर्ती हो जाए, पर बकी उसे समझाता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, दुनिया में और भी कई काम है जिसको तुम कर सकते हो। लेकिन स्टीव बकी से कहता है कि मुझे बस एक सोल्जर बनकर अपने देश के लिए कुछ करना है, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। उसकी इस बहादुरी वाली बात को वहाँ पर मौजूद डॉक्टर अर्स्किन सुन लेते हैं और वो स्टीव को सेना में भर्ती कर देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इसमें कुछ तो खास बात है। लेकिन कमांडर को लगता था कि ये तो काफी पतला और बीमार भी है, ये भला जंग में क्या लड़ेगा। इसलिए वो उसका टेस्ट लेने के लिए उस पर एक बम फेंक देते हैं, जिसको देखकर बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। पर स्टीव सबको बचाने के लिए खुद उस बम पर कूद जाता है। फिर क्या कमांडर उसकी बहादुरी को मान जाते हैं। वही रेड स्कल डॉक्टर जोला के साथ मिलकर एक मशीन के जरिए उस इन्फिनिटी स्टोन के अंदर की एनर्जी को यूज करके बहुत सारे पावरफुल वेपन्स को तैयार कर लेता है, जो एक झटके में किसी को भी मिटा सकते थे। दूसरी ओर स्टीव को सुपर सोल्जर बनाने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि मेरे पास एक सीरम था जिसे स्मिथ ने चुरा लिया, जिससे वो ताकतवर तो बन गया, लेकिन सीरम इनकम्प्लीट होने की वजह से उसकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स आ गए, जिससे वो बन गया। रेड स्कल और वो नकली स्किन का यूज करता है अपने डरावने चेहरे को छुपाने के लिए, लेकिन उस सीरम को मैंने दोबारा बनाया और इस बार वो पूरी तरह से कंप्लीट है, जिसको कल हम तुम पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। फिर अगले दिन स्टीव पैगी कार्टर के साथ ब्रुकलिन सिटी में पहुंचता है, जहां उस पर एक्सपेरिमेंट होने वाला था, और जिस मशीन में उसका एक्सपेरिमेंट होने वाला था उसको हावर्ड स्टार्क यानी आयरन मैन के डैड ने बनाया था। अब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया जाता है, पर बीच में स्टीव चिल्लाने लगता है, जिस पर पैगी कार्टर कहती है कि मशीन को अभी बंद कर दो, लेकिन तभी स्टीव कहता है कि रुक जाओ, मैं इसे सह सकता हूं। जिसके बाद वो उसको कंटिन्यू करते हैं और फाइनली एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे स्टीव बन जाता है एक सुपर सोल्जर यानी कैप्टन अमेरिका। वहीं रेड स्कल का एक जासूस वहां पर मौजूद था, जो डॉक्टर के बनाए सीरम को लेकर वहां से भागने लगता है और वो डॉक्टर अर्स्किन को भी मार डालता है। फिर स्टीव उसका पीछा करता है, वो भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फाइनली स्टीव उसको पकड़ लेता है, पर वो सीरम वही गिरकर बर्बाद हो जाता है और वो आदमी एक कैप्सूल खाकर जय हो हाइड्रा कहकर मर जाता है। असल में हाइड्रा एक टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है और उसका लीडर रेड स्कल है। अब तो डॉक्टर अर्स्किन मर चुके थे और उनके बिना सीरम को दोबारा तैयार कर पाना इम्पॉसिबल था, पर यूएस गवर्नमेंट चाहती थी कि स्टीव के जैसे और भी सुपर सोल्जर्स तैयार किए जाएं। इसलिए मिलिट्री वाले स्टीव को साइंटिस्ट के पास छोड़ देते हैं, ताकि उसको स्टडी करके दोबारा उस सीरम को बनाया जा सके। और जब तक वो नहीं बन जाता, तब तक स्टीव को एक शो में काम सौंप दिया जाता है, पर उस काम में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो असली जंग लड़नी थी। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड बकी एक सोल्जर्स की टीम के साथ मिलकर हाइड्रा के खिलाफ लड़ने गए थे, लेकिन उन सबको हाइड्रा ने अपने कब्जे में कर लिया। अब स्टीव अकेले ही उनके अड्डे में जाकर बकी और उसकी पूरी टीम को छुड़ा लेता है, पर वही रेड स्कल और डॉक्टर जोला वहां से भाग जाते हैं। अब स्टीव सबको वापस ले आता है। उसकी बहादुरी को देखकर उसको कैप्टन बना दिया जाता है। फिर वो हावर्ड स्टार्क से एक नई शील्ड और एक यूनिफॉर्म लेकर अपनी एक टीम बनाता है और उनके साथ मिलकर हाइड्रा के कई अड्डों को तबाह कर देता है। फिर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर जोला एक ट्रेन में कहीं जा रहा होता है। फिर वो और उसकी टीम उस ट्रेन में पहुंच जाते हैं और बहुत सारे एनिमीज से फाइट करने के बाद फाइनली वो जोला को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन स्टीव का बेस्ट फ्रेंड बकी ट्रेन से नीचे गिर जाता है। स्टीव को जोला से पूछताछ करने पर पता चलता है कि रेड स्कल कई देशों में बॉम्ब्स गिराने वाला है। वही हम देखते कि रेड स्कल ने अपनी पूरी फौज को रेडी कर लिया था। फिर अकेले ही स्टीव हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और कई सारे एनिमीज से फाइट करता है, पर फाइनली एनिमीज उसको पकड़ के रेड स्कल के पास ले जाते हैं। लेकिन रेड स्कल उसको मारने ही वाला होता है कि वहां स्टीव की पूरी टीम पहुंच जाती है। अब स्टीव रेड स्कल का पीछा करता है। फिर हम देखते हैं रेड स्कल एयरक्राफ्ट में बहुत से बॉम्ब को लेकर वहां से भागने लगता है, पर स्टीव भी किसी तरह उसके एयरक्राफ्ट में चढ़ जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों में फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है कि स्टीव मशीन पर जा गिरता है और वो मशीन खराब हो जाती है। फिर रेड स्कल टेसरैक्ट उठाता है और उसमें इतनी पावर होती है कि वो रेड स्कल को किसी दूसरे प्लेनेट में टेलीपोर्ट कर देता है और टेसरैक्ट भी एयरक्राफ्ट से नीचे गिर जाता है। अब स्टीव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट में बहुत सारे बॉम्ब थे और उसको किसी सिटी में लैंड करना काफी रिस्की था, इसलिए वो उसको लेकर आर्कटिक में क्रैश करा देता है। गवर्नमेंट उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन्हें बस वो टेसरैक्ट मिलता है, पर स्टीव का अता पता नहीं होता। अब लगभग 70 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। एक रिसर्च टीम को स्टीव की शील्ड मिलती है और वो मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन था,
वहाँ पर उन्हें स्टीव की बॉडी भी मिलती है जो बर्फ में जमी हुई थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो अभी तक जिंदा था। सुपर हीरो सीरम की वजह से उसकी बॉडी ना तो सड़ी थी, ना तो उसकी उम्र बड़ी थी। फिर हॉस्पिटल में जैसे ही उसको होश आता है, वो काफी घबरा जाता है और बाहर आकर देखता है तो सब कुछ बदल चुका था। फिर वहाँ शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी आते हैं और वो स्टीव को कहते हैं कि तुम करीब 70 साल से होश में नहीं थे। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी स्टीव को कहते हैं कि दुनिया खतरे में है और हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर हमें द अवेंजर्स मूवी की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।